Hello everyone, this is Commerce Hub. I am Kajal Jain. Today we discuss the remaining part of chapter 3, class 11th. ये आपका पार्ट 3 रहेगा, ठीक है। इसके अंदर हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस को पढ़ेंगे। पार्ट 2 जिसमें हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा था, उन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को पहले ज़रूर पढ़िएगा, उसके बाद ही ये वीडियो देखना। डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 2 की वीडियो मिल जाएगी आराम से। तो वो वीडियो देखने के बाद आप पार्ट 3 देखना, ठीक है। पार्ट 3 में अकाउंटिंग कन्वेंशंस डिस्क्राइब किए हुए हैं अच्छे से, तो ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशंस कौन कौन से होते हैं। कन्वेंशन और कॉन्सेप्ट में डिफरेंस होता है। कॉन्सेप्ट एक अलग चीज़ है और कन्वेंशन एक अलग चीज़ है। उन दोनों में हम डिफरेंस भी इसके अंदर पढ़ेंगे। इसके अंदर हम डिफरेंस भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन, दोनों चीज़ें पढ़ेंगे हम इसके अंदर। तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि अकाउंटिंग कन्वेंशंस का मीनिंग क्या होता है। पहले हम ये पढ़ेंगे, क्योंकि जब हमें इसका मीनिंग पता चलेगा उसके बाद ही हम इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट देखो, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या, अकाउंटिंग कन्वेंशन अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होता है। अकाउंटिंग कन्वेंशन कोई भी ऐसे मतलब रूल्स रेगुलेशन नहीं है, दे आर जस्ट गाइडलाइंस जो हमने खुद सेटअप किए हैं अपने एक्सपीरियंस से। मतलब ये कोई भी अकाउंटिंग कन्वेंशन एक ऐसी गाइडलाइंस है जो किसी के ऊपर भी बाउंड नहीं है, जो किसी के ऊपर भी फोर्सफुली डाली नहीं जाती कि आपको उसे अडॉप्ट करना ही करना है। दीज आर द गाइडलाइंस, अकाउंटिंग कन्वेंशन आर द गाइडलाइंस यूज टू हेल्प कंपनी, जो कंपनी की हेल्प करता है डेटरमाइन हाउ टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, कि हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड करें, ठीक है। नोट येट फुली कवर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मतलब ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में नहीं है, या ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में है बट अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, या कुछ भी ऐसी चीज़ें जिसका हमें मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू नहीं पता चलता कि इन चीज़ का क्या मतलब है और ये कैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। तो ये गाइडलाइन है कंपनी अकाउंटिंग की, जो कि जस्ट हेल्प करती है बिजनेस की, फर्म्स की, कंपनीज की बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में अच्छे से कवर नहीं की गई, ठीक है। ये जो है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग बॉडीज़ है ओनली, बट नॉट लीगली बाइंडेड। देखो ये लीगली बाइंडिंग नहीं है कि फोर्सफुली आपके ऊपर कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आप इसको अडॉप्ट करो ही करो, इसको अप्लाई करो ही करो। दे आर जस्ट अकाउंटिंग बॉडीज़। इनका मेन मकसद क्या है कि ये आपको हेल्प करती है, ठीक है। ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है अकाउंट की लैंग्वेज में जितने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, बट इनका भी एक रोल होता है, ठीक है। और इनके अंदर सबसे बड़ी बात कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। जैसे हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा था कि हर कोई वर्ल्ड वाइड अकाउंटेंट्स जो है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हैं टू रिकॉर्ड अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, ठीक है। और उसी सेम तरीके से यूज़ करते हैं, मतलब जो चीज़ डेबिट होएगी वो चीज़ हर कोई डेबिट ही करता है, और जो चीज़ क्रेडिट होगी वो हर कोई चीज़ क्रेडिट ही करेगा। बट ये जो है इसके अंदर यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, हर कोई अपने अपने अकॉर्डिंग अकाउंटिंग कन्वेंशंस का यूज़ करता है। देयर इज़ नो यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। देयर इज़ नो यूनिफॉर्मिटी इन द अडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशंस इन वेरियस एंटरप्राइज, ठीक है। अब ये जो है अकाउंटिंग कन्वेंशन 4 तरीके से होते हैं। सबसे पहले समझ में आ गया अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होते हैं। दे आर जस्ट अ गाइडलाइंस टू हेल्प कंपनीज हाउ टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन विच आर नॉट फुली कवर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अकाउंटिंग कन्वेंशन जो है हमारे मेनली 4 टाइप के होते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन। अब ये 4 टाइप के कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला आता है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म जिसको हम प्रूडेंस भी कहते हैं, इसका मीनिंग हम आगे पढ़ेंगे। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस। उसके बाद आता है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, देन कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, और फिर कन्वेंशन ऑफ मैटीरियलिटी, ठीक है। तो कन्वेंशन 4 टाइप के हो गए। ये सबसे पहले हमारा आएगा कंजर्वेटिज्म, फिर उसके बाद कंसिस्टेंसी, देन फुल डिस्क्लोजर, और फिर मैटीरियलिटी। 4 कन्वेंशन है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है। देखो कंजर्वेटिज्म मतलब कि ऐसा कन्वेंशन जिसके अकॉर्डिंग हम सारे के सारे जो लॉसेज होंगे ना बिजनेस में,
कोई भी लॉस हो गया, कोई भी फ्यूचर में कोई भी लॉस हो गया जो हमने सोचा भी नहीं था, कोई भी एंटिसिपेटेड, कोई भी अननोन लॉस। जैसे कि मान लो हमारे कंपनी है, वहाँ पे जो है चोरी हो गई, ठीक है, हमारा जहाँ पे हमारा स्टॉक था वहाँ पर आग लग गई, फायर वगैरह हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई जिससे हमारे गुड्स का या हमारे किसी भी एसेट का क्या हो गया, नुकसान हो गया, हमें कोई भी अननोन लॉस हो गया जिसका हमें नहीं पता था, उसको हम अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। बट ऑल एंटिसिपेटेड मतलब कि अननोन गेन, लेकिन अगर कोई हमें गेन हो जाता है अचानक से, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल हमने कोई लॉटरी की टिकट खरीदी हुई थी और वो निकल जाती है, तो वो क्या है, एक अननोन गेन है जिसका हमें नहीं पता था। या हमें जैसे हमारे स्टॉक की वैल्यू एकदम से बढ़ जाती है, ठीक है, ड्यू टू इन्फ्लेशन, इस एकदम से हमारे गुड्स की वैल्यू बढ़ जाती है, हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है, तो वो भी क्या है, एक अननोन गेन हो गया, ठीक है। इस तरीके से अगर कोई अननोन गेन होता है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हम उसको नहीं दिखाते। लेकिन अगर कोई लॉस हो गया तो हम उसे रिकॉर्ड ज़रूर करते हैं। कंजर्वेटिज्म सिर्फ ये चीज़ है, इसको दिमाग में रख लो कि अगर कोई लॉस हो जाता है, अगर कोई लॉस हो जाता है अनफोर्सीन, अननोन, कोई भी फ्यूचर में लॉस हो जाता है तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, लॉस को हम रिकॉर्ड करेंगे ताकि हमारा प्रॉफिट कम दिखे। लेकिन अगर हमें कोई गेन हो जाता है, गेन कोई भी अननोन गेन, जैसे लॉटरी निकल गई, जैसे कि जैसे कि ये कौन बनेगा करोड़पति टाइप के गेम होते हैं, उसमें हमने कोई पैसे जीत लिए, या फिर कुछ भी, मतलब जैसे हमारी कोई फिक्स्ड एसेट है जितनी की हमने उम्मीद की थी उससे ज़्यादा की सेल हो गई, बहुत ज़्यादा की सेल हो गई, या कोई भी ऐसा गेन जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, अनएक्सपेक्टेड गेन, उसको हम क्या कर देते हैं, इग्नोर, हम उसे रिकॉर्ड नहीं करते। क्योंकि हमने अगर इसको इग्नोर कर दिया तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और अगर हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा तो उसी अकॉर्डिंग हमें टैक्स वगैरह पे करना पड़ता है। तो इसीलिए लॉसेस को तो रिकॉर्ड किया जाता है, सारे अननोन लॉसेस को रिकॉर्ड किया जाता है, बट गेन्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाता कंजर्वेटिज्म के थ्रू, ठीक है। एक और चीज़ होती है इस कंजर्वेटिज्म में, दिस पॉलिसी टेंड्स टू अंडरस्टेट रादर देन ओवरस्टेट। ये पॉलिसी क्या कहती है कि जो एसेट्स होती है या कोई भी हमारी नेट इनकम, उनको हम अंडरस्टेट करते हैं। अंडरस्टेट का मतलब क्या हुआ, जितनी उसकी वैल्यू होगी उससे कम दिखाना, ना कि ओवरस्टेट। हम उसको कभी भी ओवर वैल्यू नहीं दिखाते। फॉर एग्जांपल हमारा स्टॉक है, देखो नीचे भी लिखा हुआ है, जैसे कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, कोई हमारा क्लोजिंग स्टॉक है जिसका कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू दो अलग अलग चीज़ें होती है। मान लेते हैं कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो तो है 20,000 का, लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू है 25,000, ठीक है। तो इन दोनों में से जो कम होगी, विच एवर इज लेस, जो कम होगी हम उसे हमारी बुक्स में दिखाएंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि एसेट्स हो या कोई भी इनकम हो, हम उन्हें अंडर स्टेट करते हैं, ओवर स्टेट नहीं करते। ऐसे ही अगर मान लो ये 30,000 का होता और ये 25,000 का होता तो हम मार्केट वैल्यू को शो करते, कॉस्ट प्राइस को शो नहीं करते। हमें वही वैल्यू शो करनी है जो वैल्यू कम होगी दोनों के कंपैरिजन में। आगे समझ में? तो इसके अंदर दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें कौन कौन सी हमने पढ़ी। सबसे पहली चीज़ कि इसके अंदर सारे के सारे जो लॉसेस होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे वो लॉस कोई भी हो। लेकिन अगर कोई हमारा गेन हो जाता है तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। सारे के सारे अननोन लॉसेस को रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट में, लेकिन जो अननोन गेन्स होती हैं हम उन्हें क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि इसके अंदर जो भी एसेट्स होगी या जो भी हमारी नेट इनकम होगी हम उन्हें अंडर स्टेट करते हैं, मतलब हम उनकी वैल्यू कम दिखाते हैं। जैसे कि अगर क्लोजिंग स्टॉक है, उसका कॉस्ट प्राइस होता है, एक उसकी होती है मार्केट वैल्यू, दोनों में जो भी वैल्यू कम होगी, विच एवर इज़ लेस, जो भी वैल्यू कम होगी हम उसे ही शो करेंगे, उसे ही हम शो करेंगे हमारे अकाउंट्स में, ठीक है। इस चीज़ को बोलते हैं प्लेइंग सेफ, कि सेफ खेलना, मतलब कि हम कभी भी वैल्यू ज़्यादा नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हम अगर वैल्यू ज़्यादा दिखाएंगे तो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट क्या दिखेगा, ज़्यादा दिखेगा। प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा तो इसका मतलब जो हमारे यूज़र्स होंगे उन्हें लगेगा कि कंपनी में बहुत अच्छी सेल हो रही है, बहुत अच्छा हो रहा है, वो अपना इंटरेस्ट बढ़ाने को कहेंगे, या फिर वो हमसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखेंगे। इट मीन्स हम क्या करते हैं, हम हमारे प्रॉफिट को कम दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ना तो हम अननोन गेंस को लेते हैं, ना ही हम कोस्ट क्लोजिंग स्टॉक के ज़्यादा प्राइस को लिखते हैं। हम हमेशा हर चीज़ को कम रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर क्या होता है कि जो भी हमें लगता है कि फ्यूचर में ये लायबिलिटी हो सकती है, उसके लिए हम प्रोविज़न बना लेते हैं। जैसे हमें पता है कि बिज़नेस के अंदर हमें क्रेडिट सेल करनी पड़ेगी, लोग हर कोई ऐसा तो नहीं होगा जो हमसे कैश में गुड्स खरीदेगा,
हमें उन्हें क्रेडिट पे बेचनी पड़ेगी गुड्स, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोविज़न बना लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे जो है 30,000 के डेटर्स हैं। डेटर्स मतलब ऐसे लोग जिन्होंने हमसे उधार पे हमारी गुड्स, हमारा प्रोडक्ट लिया हुआ है, जिन्होंने ऑन क्रेडिट हमसे परचेज़ किया हुआ है, वो हमारे क्या होते हैं, डेटर्स। 30,000 के हमारे डेटर्स हैं। अब मान लेते हैं कि 1 महीना हो गया लेकिन यहाँ से कोई पेमेंट नहीं आई, तो हम क्या करते हैं, कंपनी क्या करती है, एक प्रोविज़न बना लेती है। प्रोविज़न बना लिया जाता है। प्रोविज़न इज़ मेड फॉर नॉन लाइबिलिटी। जितनी लाइबिलिटी का हमें पता है, जिस लाइबिलिटी का हमें पता है कि इसमें से क्या पता 5% डेटर्स हमें ना मिले, 5% हमारे पैसे ना आए, मतलब हमने अपने तरीके से एक प्रोविज़न बना लिया। ठीक है, हमें उसकी अमाउंट अच्छे से नहीं पता कि एग्जैक्ट अमाउंट क्या है, लेकिन फिर भी हमने एक प्रोविज़न बना लिया ताकि अगर हमें फ्यूचर में लॉस हो जाए तो हम उससे कवर अप कर सकें। प्रोविज़न इज़ मेड फॉर ऑल नॉन लाइबिलिटी एंड लॉसेस इवन दो द अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। जबकि हमें अमाउंट नहीं पता विद सर्टेनिटी, मतलब हमें एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता कि हमें कितने का लॉस होने वाला है या हमारी कितनी लाइबिलिटी है, बट फिर भी फॉर द सेफ्टी, मतलब हमारे फ्यूचर की सेफ्टी के लिए हम एक प्रोविज़न तैयार कर लेते हैं। उस प्रोविज़न के ज़रिए अगर इन द केस फ्यूचर में लॉस हो भी जाता है तो हम वो पैसे हमारे प्रोविज़न से कवर कर लेते हैं। जैसे कि हमने मान लो प्रोविज़न बना लिया कि इसमें से 5% जो डेटर्स है हमारे, वो हमें पेमेंट नहीं करेंगे टाइम पे। 5% के हमने मान लिए। अगर हमारे 2% भी डेटर्स बेड हो जाते हैं, मान लो हमारे 2% पैसे भी डूब जाते हैं, तो हम इसमें से कवर अप कर सकते हैं ना ईजिली। इसीलिए प्रोविज़न पहले से बना लिए जाते हैं। ठीक है, देखो, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स इज़ क्रिएटेड। डाउटफुल डेट्स के प्रोविज़न क्रिएट कर ले जाते हैं ताकि जब भी हमारा कोई एक्चुअल बैड डेट्स हो तो हम उसका एंटिसिपेशन कर सकें। और इस कॉन्सेप्ट के ज़रिए हमें एक ट्रू पिक्चर पता चल जाती है हमारे फाइनेंशियल पोजीशन की, और हमारा बिजनेस फ्यूचर में कैसा रहेगा उसके पाथ की, मतलब हमारा बिजनेस का फ्यूचर पता चल जाता है और हमारी जो एट द टाइम फाइनेंशियल पोजीशन है वो हमें पता चल जाती है। तो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म में क्या था कि सारे एंटिसिपेटेड लॉसेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किए जाएंगे, लेकिन जो एंटिसिपेटेड गेंस होती है वो हम इग्नोर कर देंगे, हम उन्हें रिकॉर्ड नहीं करते। एंटिसिपेटेड लॉसेस क्या होते हैं, जैसे थेफ्ट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, मान लो हमारी गुड्स जा रही थी और उसका ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है, या आग लग जाती है, या कोई भी और चीज़ लॉस हो गया, तो वो हम रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर हमें कोई अननोन गेन हो जाता है, अबनॉर्मल गेन लगा सकते हैं हम इसको, अबनॉर्मल भी कह सकते हैं इसको, जो नॉर्मल नहीं होता। ठीक है, अगर हमें कोई अबनॉर्मल गेन हो जाता है तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं। सेकेंड थिंग इसके अंदर क्या है, प्लेइंग सेफ। प्लेइंग सेफ का मतलब क्या हुआ, जो भी हमारी एसेट्स या इनकम होगी हम उनको हमेशा ही क्या करते हैं, अंडरस्टेट करते हैं, ओवरस्टेट नहीं करते, ताकि हमारा प्रॉफिट कम शो हो। जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू होती है कॉस्ट प्राइस पे एक मार्केट वैल्यू, जो भी कम होगी हम उसे ही अकाउंट्स में शो करेंगे। और प्रोविज़न बना लिए जाते हैं पहले से ही जो भी हमारा फ्यूचर में लाइबिलिटीज़ होने वाली है। उसके बाद हमारा सेकंड कन्वेंशन आता है, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी क्या होता है कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल शुड बी यूज फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओवर अ नंबर ऑफ टाइम पीरियड। इसका मतलब देखो, कंसिस्टेंसी का हमने कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था, ये वही चीज़ है, कन्वेंशन में भी इसको काउंट किया गया है और एक कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का यूज़ करना, वही अकाउंटिंग प्रिंसिपल का यूज़ करना फॉर द नंबर ऑफ टाइम पीरियड, कुछ सालों तक, मतलब हम बहुत सारे सालों में, जैसे कि मान लो 5 to 10 ईयर्स हम एक ही मेथड का यूज़ कर रहे हैं फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हमारा हेल्पफुल होता है फॉर यूजर्स टू रीड, अंडरस्टैंड एंड कंपेयर द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इससे क्या होते हैं, जो यूज़र्स होते हैं वो ईजिली समझ सकते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और कंपेयर कर सकते हैं। ये हमने पहले भी पिछली वीडियो में पढ़ा था। कंसिस्टेंसी क्या होता है, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, सेम अकाउंटिंग मेथड, सेम मेथड अप्लाई करना। ठीक है, सेम मेथड अप्लाई करना फॉर मैनी ईयर्स। इफ़ द कंपनी वॉन्ट्स टू चेंज, और अगर कंपनी चेंज करना चाहती है मेथड को, तो इट शुड डू सो ओनली विद गुड रीज़न। तो उसके पास अच्छे रीज़न होने चाहिए उसको चेंज करने के लिए। ऐसे ही नहीं कि कंपनी का मन किया और कंपनी ने मेथड चेंज कर दिया, नहीं, कंपनी के पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए, एक वैलिड रीज़न होना चाहिए उसके पास, अगर वो उन मेथड्स को चेंज करना चाहती है। इससे क्या होगा, दिस अनेबल्स द मैनेजमेंट टू ड्रॉ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। इससे क्या होगा, देखो, अगर एक ही मेथड
अप्लाई हो रहा है हमारी फर्म के अंदर, एक ही मेथड अप्लाई हो रहा है, तो मैनेजमेंट क्या कर सकती है, बहुत ही आराम से कंक्लूजन निकाल सकती है कि हमारी जो कंसर्न है, हमारा जो बिजनेस है वो कैसा वर्क करेगा ओवर अ लॉन्गर पीरियड, कि लंबे समय तक हमारा बिजनेस कैसा चलेगा, वो हम उससे कंपेयर कर सकते हैं ईजिली अगर हम एक ही मेथड का बार बार यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हम अपने करंट ईयर को अपने प्रीवियस किसी भी ईयर से कंपेयर कर सकते हैं और हम अपनी आज की पोजीशन पता लगा सकते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तो कंसिस्टेंसी जो कन्वेंशन है वो बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम इजीली कंपेयर कर सकें और हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगा सकें। थर्ड हमारा कन्वेंशन आता है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन फुल डिस्क्लोजर, देखो फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या हुआ, फुल डिस्क्लोज कर देना हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी हमारी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, जो कि मटेरियल है, जो कि ज़रूरी है यूज़र्स के जानने के लिए, ऐसी सारी इंफॉर्मेशन का क्या कर देना, फुल डिस्क्लोज करना अपने अकाउंट्स में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन ऑल सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन, सारी की सारी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन जो भी रिलेटेड है हमारे एंटरप्राइज से, हमारे इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ एंटरप्राइज से, मतलब हमारे लेन देन से, शुड बी कम्प्लीटली डिस्क्लोज्ड। हम उसको क्या करें, कम्प्लीटली डिस्क्लोज करें, मतलब कम्प्लीटली शो करें। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर हम इसको समझें, देयर शुड बी अ सिग्निफिकेंट डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, कि हमारी इंफॉर्मेशन का एक सिग्निफिकेंट डिस्क्लोजर होना चाहिए जो कि मटेरियल इंटरेस्ट का हो, मतलब जो कि ऐसा नहीं कि सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, कोई वो वाली सारी इन्फॉर्मेशन जो यूज़र्स के लिए यूज़फुल हो, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो यूज़र्स को जाननी ज़रूरी है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, जो कि मटेरियल इंटरेस्ट हो यूज़र्स का ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे कि ओनर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए और भी आउटसाइडर्स जो भी हमारे यूज़र्स होते हैं। तो फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है, सारी की सारी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन एंटरप्राइज से रिलेटेड, एंटरप्राइज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड यूज़र्स को देना। ठीक है, अब इसके कुछ एक पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि कंपनीज एक्ट मेक वेरियस प्रोविजंस। कंपनीज एक्ट के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस बनाए गए हैं फॉर द डिस्क्लोजर ऑफ एसेंशियल इन्फॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रोविज़न बनाए गए हैं। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अकाउंट्स में नहीं दिखाई गई, जो कि अकाउंट्स में, जैसे कि कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ होती है हमारी। कंटीजेंट लाइबिलिटी एक वर्ड होता है। कंटीजेंट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ें, ये जो कंटीजेंट लाइबिलिटी होती है ना, ये अकाउंट्स में शो नहीं होती, ना तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में आती है और ना ही हमारी बैलेंस शीट में आती है, लेकिन ये यूज़र्स के लिए जाननी ज़रूरी है। तो हम इसको कैसे शो करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोविज़न बना लेते हैं। प्रोविज़न बना के उसके बाद बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं, बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट्स के अंदर हम इन प्रोविज़न्स को डाल देते हैं ताकि यूज़र्स को पता चल जाए हमारी कंटीजेंट लाइबिलिटी के बारे में। कंटीजेंट लाइबिलिटी जैसे कि हमारा, जैसे कोर्ट में हमारी कुछ अमाउंट पड़ी है, जैसे हमारे 10 लाख रुपए हैं, वो हमारे बैंक में पड़े थे, लेकिन वो बैंक में कोई प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से हमारे जो अकाउंट्स है वो सील हो गए और वो 10 लाख रुपए हमारे, मतलब 10 लाख के ऊपर हमारा कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो ये पैसे हमारे फंसे हुए हैं 10 लाख। तो इस तरीके से, मतलब इस टाइप की अमाउंट जो होती है ना, वो कंटीजेंट लाइबिलिटी में आती है। आगे लिखा भी हुआ है, बहुत सारी आइटम्स और फैक्ट्स होते हैं विच डू नॉट फाइंड प्लेस। देखो बहुत सारे आइटम्स और फैक्ट्स हैं जिसके लिए कोई प्लेस नहीं है, विच डू नॉट फाइंड प्लेस इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, जिनके लिए कोई भी प्लेस ना हो अकाउंटिंग स्टेटमेंट में, उनको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, आर शोन इन द बैलेंस शीट। इनको हम कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में दिखाते हैं बाय वे ऑफ फुट नोट्स डाल के। जैसे कि हमारी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू, हम हमेशा इन्वेस्टमेंट की हिस्टोरिकल कॉस्ट को ही हमारे अकाउंट्स में दिखाते हैं, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू जानना भी यूज़र्स के लिए ज़रूरी है। इसीलिए जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू चल रही होगी एट प्रेजेंट, उसको हम बैलेंस शीट के नीचे एट द मतलब इन द वे ऑफ फुट नोट्स हम इनको दिखा देते हैं। ऐसे ही कोई भी क्लेम हमारा पेंडिंग है इन द कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट द एंटरप्राइज के अगेंस्ट, एंटरप्राइज के फेवर में कोई भी क्लेम हमारा पेंडिंग है, तो इस टाइप के क्लेम्स को भी हम क्या दिखाते हैं, फुट नोट्स के ज़रिए बैलेंस शीट के नीचे दिखा देते हैं, और इन्हीं को हम बोलते हैं कंटीजेंट लाइबिलिटी। उसके बाद देखो, अब हमने बोला कि फुल डिस्क्लोजर कर दो, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सारी ही इन्फॉर्मेशन हम जो है यूज़र्स को दे देंगे। कंपनी के सीक्रेट्स भी तो होते हैं कुछ,
तो इसका मतलब तो हम कंपनी के सीक्रेट्स भी दे रहे हैं, बट नो, इसका मतलब ये नहीं होता कि हमने कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन यूज़र्स को देनी है। कंपनी के बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं जो हम किसी भी यूज़र्स को नहीं देंगे। फुल डिस्क्लोज़र का मतलब क्या है कि हम सारी की सारी जो सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन होगी उनका फुल डिस्क्लोज़र करेंगे। देखो, डिस्क्लोजिंग ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, हम सिर्फ जो मटेरियल फैक्ट होंगे, डज नॉट मीन लीकिंग आउट ऑफ सीक्रेट्स। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी के बिजनेस के सारे सीक्रेट्स ही यूजर्स को बता देना, बट उनको डिस्क्लोज करना ओनली सिग्निफिकेंट, ओनली सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी है उनके लिए, सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन हम इसके अंदर यूजर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो ये था कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। उसके बाद लास्ट हमारा कन्वेंशन आता है कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी। कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी जो है वो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर का अपोजिट है। मतलब कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर में हमने क्या बोला कि सारी इन्फॉर्मेशन यूजर्स को दे देनी चाहिए, लेकिन कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी क्या कहता है, दिस कन्वेंशन इज एन एक्सेप्शन टू द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन आइटम्स हैविंग एन इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट, मतलब ये कहते हैं कि मटेरियल इन्फॉर्मेशन दो, लेकिन मटेरियल इन्फॉर्मेशन के अंदर भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि मैनेजमेंट के लिए सिग्निफिकेंट नहीं है, मैनेजमेंट के लिए मतलब वो इन्फॉर्मेशन मटेरियल है, लेकिन वो जो इन्फॉर्मेशन है वो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इनसिग्निफिकेंट है या फिर इररिलेवेंट है यूज़र्स के लिए, उसको हमें ज़रूरत ही नहीं है डिस्क्लोज़ करने की। लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कि मैनेजमेंट के लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन मटेरियल है और कौन सी इन्फॉर्मेशन इमैटेरियल है? ठीक है, इसके लिए अकाउंटेंट्स को बहुत अच्छे से स्टडी करना पड़ता है नीड ऑफ द यूज़र्स, यूज़र्स की नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि दीज अनइम्पोर्टेंट आइटम्स, ये जो अनइम्पोर्टेंट आइटम्स होती है ना, जो क्या होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखी भी जाती है लेकिन उतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ठीक है, या तो उनको छोड़ दो, आर आइदर लेफ्ट आउट, या फिर उनको मर्ज कर दो दूसरी आइटम के साथ। जैसे कि मान लेते हैं कि ये बहुत बड़ा बिजनेस है, उसके अंदर हमने क्या खरीदे, टूल्स खरीदे छोटे छोटे, ठीक है, मान लेते हैं कि हमने लूज टूल्स खरीदे, ठीक है, टूल्स खरीदे हैं वो हमारे 500 के थे, तो क्या ये इंपॉर्टेंट, ये इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होगी? जस्ट हमने टूल्स खरीदे हैं 500 के, तो ये इन्फॉर्मेशन तो कोई ज़रूरी नहीं है यूज़र्स के लिए, बट फिर भी हम इन्हें अकाउंट्स में तो मेंशन करेंगे ना, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन यूज़र्स को देनी ज़रूरी नहीं है। हम इसको या तो छोड़ सकते हैं, या तो हम इसको लेफ़्ट आउट कर दें, या फिर हम इसको मर्ज कर दें किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। इस कन्वेंशन का ये मतलब है, ठीक है, क्योंकि अगर हम एक एक इन्फॉर्मेशन उनको देंगे बेसिक जो ज़रूरी भी नहीं है, इससे क्या होगा, अकाउंटिंग स्टेटमेंट हमारी अननेसेसरीली ओवरबर्डन्ड हो जाएगी, बहुत ज़्यादा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो उन्हें हम पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन दे, पॉइंट टू पॉइंट डाटा दे जो उनके लिए यूज़फुल है। इट मे बी पॉसिबल दैट कुछ, देखो अब ये भी हो सकता है दैट कोई ट्रांजैक्शन है जो कि मटेरियल है एक कंसर्न के लिए, एक बिजनेस को लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मे बी इमैटेरियल फॉर अनदर, क्या पता वो दूसरे बिजनेस के लिए वो क्या हो, ज़रूरी ना हो, ठीक है। तो किसी भी इंफॉर्मेशन की मटेरियलिटी चेक कैसे होगी, ये अकाउंटेंट्स को जज करनी पड़ेगी। दस द अकाउंटेंट शुड जज द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच ट्रांजैक्शन टू डिटरमाइन इट्स मटेरियलिटी। इसीलिए अकाउंटेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर ट्रांजैक्शन की इम्पोर्टेंस को जज करे और उसके अकॉर्डिंग ही उसकी मटेरियलिटी डिसाइड करे और फिर यूज़र्स के सामने उनको, मतलब यूज़र्स को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। तो मटेरियलिटी क्या होता है, देखो फुल डिस्क्लोजर में क्या था, फुल डिस्क्लोजर में था कि सारी की सारी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन जो है एंटरप्राइज से रिलेटेड वो हम यूज़र्स को दे देंगे, लेकिन कंपनी के सीक्रेट्स नहीं देने और कोई भी इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। लेकिन कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी क्या कहता है कि जो सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर भी अगर कोई इररिलेवेंट डाटा है, कोई अनइम्पोर्टेंट आइटम है, या तो उसे छोड़ दो या उसे मर्ज कर दो। मतलब हमें कंपनी के जो यूज़र्स हैं उन्हें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट डाटा देना है जो कि उनके लिए ज़रूरी हो, अदरवाइज़ हमारी स्टेटमेंट अननेसेसरीली क्या हो जाती है, ओवरबर्डन्ड हो जाती है और उनको उसे स्टडी करना भी क्या होती है, उसमें प्रॉब्लम आती है। तो ये 4 हमारे कन्वेंशन थे, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी और कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। अब हम पढ़ते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। कन्वेंशन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े हैं पिछली वीडियो में, और जो अकाउंटिंग कन्वेंशन है, इन दोनों चीज़ों के अंदर क्या डिफरेंस है वो हम पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन। देखो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या होता है,
अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होते थे रूल्स एंड रेगुलेशन जो हर फर्म को फॉलो करने ही करने हैं। ये पढ़ा था हमने। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट रेफर्स टू द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ये क्या होते हैं? रूल्स होते हैं अकाउंटिंग के विच आर टू बी फॉलो, जो फॉलो करने होंगे वाइल रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। रिकॉर्डिंग के टाइम पे और प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स के टाइम पे हमें वो रूल्स फॉलो करने ही करने होंगे। लेकिन अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होते हैं? दीज आर लाइक जस्ट कस्टम्स और प्रैक्टिसेस दैट आर वाइडली एक्सेप्टेड बाय द अकाउंटेड बॉडीज़, जो कि अकाउंटिंग बॉडीज़ ने एक्सेप्ट की है और अडोप्ट भी की जाती है बाय द फर्म टू वर्क एज अ गाइड। इनको जस्ट एज अ गाइड जो है इनको फॉलो किया जाता है इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। दे आर नॉट जैसे कि मतलब लॉ के द्वारा इन्हें कोई बाइंड नहीं किया गया, हम बाउंड नहीं है कि हम इसको फॉलो करें ही करें। दे आर नॉट रूल्स, दे आर जस्ट अ गाइडलाइन विच आर टू बी फॉलो in the preparation of financial statement, but these are the rules which have to be followed, जिनको हमें फॉलो करना ही करना पड़ता है while recording and preparing final account। ठीक है, ये एक थ्योरेटिकल नोशन है, ठीक है, जिसको मतलब जो समझना बहुत ज़रूरी है अकाउंट्स बनाने के लिए। और ये एक जस्ट एक मेथड है, एक प्रोसीडर है सेट बाय, इनको अकाउंटिंग बॉडीज़ ने सेट किया है और ये कॉमन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं। कंसर्न विद, इनका कंसर्न किससे है? अकाउंट्स की मेंटेनेंस से, कि हम अकाउंट कैसे मेंटेन करेंगे। और इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन से, कि जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं वो कैसे कैसे प्रिपेयर करना है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, कौन कौन सी नहीं। लेकिन ये अकाउंट्स ही बताता है कि अकाउंट्स कैसे मेंटेन करना है। इसके अंदर जो बाइजनेस है, बाइजनेस मतलब पर्सनल जजमेंट या पार्शियलिटी, इसके अंदर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये रिजिड रूल्स हैं, ये रूल्स हैं ऐसे जो हर कोई फॉलो करेगा। और इसके अंदर बाइजनेस पॉसिबल है क्योंकि इसमें पर्सनल जजमेंट हो सकती है, हर कोई अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस ला सकता है। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये यूनिफॉर्म होते हैं, हर किसी के लिए क्या होते हैं? ये सेम। लेकिन इनके अंदर कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं होती। देयर इज़ नो यूनिफॉर्मिटी इन द अप्लाई ऑफ कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ठीक है, तो ये हमारे इसके डिफरेंस है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशन के। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि चारों हमने जो ये पढ़े हैं उसके अंदर क्या क्या पढ़ा। कंजर्वेटिज्म में हमने क्या पढ़ा था कि हम जो है सारे के सारे जो हमारे अब नॉर्मल लॉसेज या जो हमारे अननोन लॉसेज होते हैं, जो भी हमारे अननोन लॉसेज होंगे अननोन, उनको तो हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। और जो हमारे अननोन गेन होते हैं, अननोन जो गेन होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, और जो भी हमारे एसेट्स होंगी उनको हम क्या करते हैं? अंडर वैल्यू पे दिखाते हैं, जो भी हमारी वैल्यू कम होती है एज कंपेरिजन टू कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। ये तो था हमारा कंजर्वेटिज्म है। कंसिस्टेंसी में क्या था कि हम क्या करते हैं? सेम अकाउंटिंग मेथड्स को फॉलो करते हैं, सेम अकाउंटिंग मेथड्स को फॉलो करते हैं ताकि हम इजीली कंपेयर कर सकें और एक ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगा सकें। मटेरियलिटी ऑफ फुल डिस्क्लोजर, फुल डिस्क्लोजर में हमने पढ़ा था कि हम सारी की सारी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मैनेजमेंट को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट हमारे जो सीक्रेट्स होते हैं या जो भी होते हैं, सारी के सारी इन सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन को हम क्या कर देते हैं? डिस्क्लोज। लेकिन मटेरियलिटी में हमने क्या पढ़ा था कि जो भी इन्फॉर्मेशन मटेरियल होगी, जो भी इन्फॉर्मेशन मटेरियल होगी हम सिर्फ उन्हें ही डिस्क्लोज करेंगे, फुल डिस्क्लोजर नहीं करेंगे। अगर कोई डाटा ज़रूरी भी है लेकिन वो यूज़र्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं है तो हम उसे या तो छोड़ देंगे या फिर मर्ज कर देंगे। ठीक है, ये 4 कन्वेंशंस थे। अब इन 4 कन्वेंशन और जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे उनके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कंटीजेंट लाइबिलिटी जो होती है वो किसके अंदर हम शो करते हैं बैलेंस शीट में? कंटीजेंट लाइबिलिटी। कंटीजेंट लाइबिलिटी अभी पढ़ा था। कंटीजेंट लाइबिलिटी कौन से कन्वेंशन में पढ़ी थी हमने? सबसे पहली बात, कंटीजेंट लाइबिलिटी कन्वेंशन में थी, तो पहले 2 तो वैसे ही कैंसिल हो गए। कंटीजेंट लाइबिलिटी तो कन्वेंशंस में आती है, तो फुल डिस्क्लोजर में है या मटेरियलिटी में है? इन दोनों में से कौन सा था जिसके अंदर हम कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ को शो करते हैं बैलेंस शीट के फुट नोट्स में? तो वो कौन सा था? हमारा कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। क्योंकि फुल डिस्क्लोजर हमें बोलता है कि हमें क्या करना चाहिए? सारी कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ को भी शो करना चाहिए। ठीक है, तो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। इसमें से, इन चारों में से कौन सा फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट नहीं है? ठीक है,
देखो एक्रूअल कॉन्सेप्ट तो बेसिक कॉन्सेप्ट था ही, हमारे 3 बेसिक कॉन्सेप्ट थे, गोइंग कंसर्न भी था हमारा और कंसिस्टेंसी भी है। मैटीरियलिटी हमारा क्या था, एक कन्वेंशन था। मैटीरियलिटी क्या था हमारा, कन्वेंशन, ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं था। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है जनरली द ड्यूरेशन ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। बहुत ही ईजी, अकाउंटिंग पीरियड का जो है टाइम पीरियड कितना होता है अकाउंटिंग पीरियड में, हमने कितने मंथ लिए थे, 3 मंथ, 1 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, हमने कितने मंथ्स लिए थे, 12 मंथ्स। फोर्थ क्वेश्चन है इन इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है वो कब सेटअप हुआ था, कौन से साल में सेटअप हुआ था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, कौन से साल में सेटअप हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कौन से साल में सेटअप हुआ था ये, 1977 में। ठीक है, 1977 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को सेटअप किया गया था। द बेसिक अकाउंटिंग पोस्टुलेट्स आर डिनोटेड बाय, जो बेसिक अकाउंटिंग पोस्टुलेट्स है उनको किस तरीके से डिनोट किया गया, किस नाम से डिनोट किया गया अकाउंटिंग लैंग्वेज में, मतलब जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, पोस्टुलेट मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स किस नाम से डिनोट किए गए हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के नाम से। पढ़े थे ना हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के नाम से जो है अकाउंटिंग पोस्टुलेट्स को डिनोट किया गया है। अ लायबिलिटी अराइज, देखो एक लायबिलिटी अराइज होती है, क्यों अराइज होती है, कौन सी ट्रांजैक्शन से लायबिलिटी अराइज होगी, अगर हमने सारी की सारी कैश ट्रांजैक्शन की है तो लायबिलिटी क्यों अराइज होगी, क्योंकि हमने तो साथ साथ पेमेंट कर ही दी, तो लायबिलिटी अराइज ही नहीं होगी कैश ट्रांजैक्शन में। अगर कैश एंड क्रेडिट दोनों कर रहे हैं, कैश भी तो कर रहे हैं, तो अगर हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं ना तो लायबिलिटी अराइज होती है, तो इसका आंसर होगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कि जब हम क्रेडिट में ट्रांजैक्शन करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमने जैसे सप्लायर से गुड्स खरीद लिए क्रेडिट में, तो अब वो हमारे क्या बन गए, क्रेडिटर बन गए, जिससे हमारी लायबिलिटी अराइज हो गई। अगर हम उन्हें उसी टाइम पेमेंट दे देते तो वो हमारे क्रेडिटर ही ना बनते। इसीलिए एक लायबिलिटी कब अराइज होती है, जब हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं। 7th है लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इनके प्लस को क्या बोला जाता है, हमने एक अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी ड्यूल एस्पेक्ट में, याद हो तो ड्यूल एस्पेक्ट जो कॉन्सेप्ट था उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जो एसेट्स होती है इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। याद है हमने पढ़ा था कि जो एसेट्स होती है वो लायबिलिटी के इक्वल होती है। ठीक है, तो लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ, सारी की सारी लायबिलिटी और उसमें कैपिटल प्लस होती है, तो एसेट्स क्या होती है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो लायबिलिटी और कैपिटल का प्लस क्या होता है, एसेट्स। 8th क्वेश्चन अ कॉन्सेप्ट दैट अ बिजनेस एंटरप्राइज विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेटेड इन द नियर फ्यूचर, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके अकॉर्डिंग एक बिजनेस जो है वो इन नियर फ्यूचर ना तो बेचा जाएगा और ना ही बंद होगा, मतलब वो ना तो सोल्ड होगा ना ही लिक्विडेट होगा इन द नियर फ्यूचर। हम कौन से कॉन्सेप्ट में ये सपोज करते हैं कि हमारा जो बिज़नेस है वो फ्यूचर तक चलता ही रहेगा, इसको हम बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमारा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग हम ये मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस फ्यूचर में लंबे समय तक चलेगा। 9th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इनमें से कौन सी कैटेगरी, मतलब इनमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं आती, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू हमें जिनका नहीं पता चलता। देखो कैश फ्लो का तो हमें पता चल जाता है कि कैश कितना इनफ्लो हुआ और कितना आउटफ्लो हुआ, ठीक है, कितना कैश आया कितना कैश गया, ये तो हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बेसिक है, ये तो हमें पता चल जाता है जर्नल के टाइम पे ही। हमारा प्रॉफिट पता चल जाता है हमें जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाते हैं तो हमें क्या पता चल जाता है, हमारा प्रॉफिट। फाइनेंशियल पोजीशन हमें कब पता चलती है, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, अब क्या रह गया, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का पता हमें फाइनेंशियल अकाउंट्स में पता चलता है, ओवरहेड्स का नहीं, हमें ओवरहेड्स की कोई भी इंफॉर्मेशन का पता नहीं लगता फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टाइम पे। ठीक है, तो ओवरहेड्स जो है एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो इस कैटेगरी में इंक्लूड नहीं होती। लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है द डैश कॉन्सेप्ट रिक्वायर दैट द सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी यूज फ्रॉम वन अकाउंटिंग पीरियड टू द नेक्स्ट। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है कि कौन सा कॉन्सेप्ट था वो जिसके अंदर हम सेम अकाउंटिंग मेथड का यूज़ करते थे एक साल से दूसरे साल तक, कौन सा कॉन्सेप्ट था वो, ये एक कन्वेंशन भी था, तो इसका आंसर आप लोग खुद दोगे। ठीक है,
इसका आंसर आप लोगों ने खुद देना है, कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, कौन सा कॉन्सेप्ट था जिसके अंदर हम पीरियड टू पीरियड एक ही अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं, एक ही अकाउंटिंग मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन थे। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़े थे, 4 कन्वेंशन पढ़े थे और कुछ उनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चन पढ़े हैं। तो आई होप ये कन्वेंशन आपको समझ में आ गए होंगे, और अगर नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना, पॉज करके इसके नोट्स बनाने हैं और इसको अच्छे से टॉपिक को तैयार करना है, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है।